गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये आपकी नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और उसी के साथ ये आपका जो इकॉनमी होता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड है। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है, रिसेंटली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये जब पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी तो उसके बाद जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक क्वेश्चन लिखने को बोला था कि जो इंडिया की जो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है या फिर इंडिया का जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक पॉलिसी में वो काफ़ी ख़राब है। और उसके अलावा इस वजह से क्या होता है कि जो आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपको जो है एनालाइज करना था इस चीज़ को और उनको जो है इसके ऊपर वे फॉरवर्ड देना था कि किस तरीके से जो है अपनी जो लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर प्रूव किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है उसको। तो आज की क्लास में हम देखेंगे तो जो उनका जो आंसर आए थे तो उसमें कुछ गलतियां थी, वो गलतियां भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप भी आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब लॉजिस्टिक की बात की जाती है तो उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की जाती। जितनी भी मेरे पास आंसर्स आए हैं उसमें ज़्यादातर बात की जा रही है लॉजिस्टिक को सिर्फ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करके देखा जा रहा है। तो इसमें जो लॉजिस्टिक होता है उसमें सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट नहीं आता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं आपको जो आपकी गलतियां वो भी साथ में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों थी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी 2022 एमिंग टू अचीव क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस। जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो चैलेंजेस जो हैं उनको खत्म करने के लिए और जो क्विक लास्ट माइल डिलीवरी है उसको अचीव करने के लिए ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसको लाया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, जब भी बात आती है लॉजिस्टिक्स की तो लॉजिस्टिक में होता क्या क्या है। ठीक है, लॉजिस्टिक इनकम्पासेस प्लानिंग। सबसे पहले कि जो मान लो आपने कुछ भी ऑनलाइन मंगवाया है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आपके घर तक पहुंचनी है तो वो किन किन प्रोसेसेस से होके गुजरेगी, वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो आते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं आता। ट्रांसपोर्ट से पहले आपकी प्लानिंग होगी कि किस तरीके से जो है मान लो आपने घर में किस तरीके की चीज मंगवाई है। ठीक है, मान लो आपने कोई पेरिशेबल चीज मंगवाई है या आपने मान लो चॉकलेट ऑनलाइन ऑर्डर की है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग होगी कि किस तरीके से जो है उसकी जो पैकिंग जो है वो की जाएगी, देन उसकी कोऑर्डिनेटिंग होगी, देन किस तरीके से उसको जो है स्टोर करके रखना है, देन जो आपके जो मूविंग रिसोर्सेज होने चाहिए वो किस तरीके के होने चाहिए। उसमें पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं, आपका रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, आपकी इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मान लो आप अमेजोन से कुछ भी मंगवा रहे हो तो उसकी एक इन्वेंट्री होती है प्रॉपर कि फूड वाली आइटम्स जो है उसकी अलग इन्वेंट्री होती है, देन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है उनकी अलग होती है, देन आपके जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनकी इन्वेंट्री अलग होती है। फिर उनमें आगे इन्वेंट्रीज, फर्दर इन्वेंट्रीज जो होती हैं उनमें डिवाइड होता है कि विंटर वियर अलग होते हैं, देन आपके जो समर के कपड़े जो होते हैं वो अलग होते हैं, देन स्प्रिंग के अलग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इक्विपमेंट्स, देन एटसेट्रा, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जो आपके जो ट्रांसपोर्ट करनी है, जो आपकी चीज या आपके एंड माइल या फिर आपके घर तक पहुंचानी है, तो उसमें जो जो चीजें भी इन्वॉल्व होंगी वो आपका लॉजिस्टिक में अंदर आएगा। फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर प्रोडक्शन पॉइंट्स। ठीक है, एक प्रोडक्शन पॉइंट से जो आपके जो कंजम्पशन है वहां तक, देन आपके डिस्ट्रीब्यूशन, देन अदर प्रोडक्शन पॉइंट्स तक, ये सारा जो है आपका लॉजिस्टिक के अंदर आता है। द टर्म लॉजिस्टिक डिस्क्राइब द टोटल प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्विजिशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज टू देयर इंटेंडेड लोकेशन, कि उसको किस तरीके से एक्वायर करना है, देन उसको स्टोर करना है, देन डिलीवर करना है कहां तक, इंटेंडेड लोकेशन तक। इट इंटेल्स locating potential distributors and suppliers and evaluating the viability and accessibility of such parties। अब देखते हैं जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो किस चीज पे फोकस करती है, वो किस तरीके से बनाई गई है, उसके सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो है पॉलिसी, हम इस पॉलिसी को लाने का जो मेन मकसद जो था वो ये था कि 2018 में क्या होता है कि एक ना रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में जो इंडिया का जो रैंक आता है वो आता है 44। ठीक है, इंडिया का रैंक 2018 में जब रिपोर्ट आती है इसकी लॉजिस्टिक्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसका रैंक आता है इंडिया का 4। ठीक है, तो जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सर्टेन यूरोपियन नेशंस हैव लो लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है,
उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली लो है। उसके अलावा जो जर्मनी है, उसमें जर्मनी का जो रैंक था वो नंबर 1 पे था। देन आपका दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे जापान है उसका रैंक 5 था, ठीक है। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं उनका रैंक जो था वो काफी बेहतर था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जब आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है एज कंपेयर टू जीडीपी रेशियो से कम पड़ती है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी चीजें होती हैं, क्योंकि उनमें लॉजिस्टिक कॉस्ट मान लो उसको, या आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मान लो, तो वो कॉस्ट कम हो जाती है, जिस वजह से वो जो होती हैं चीजें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। जहां पे जो बाकी कंट्रीज जो है ग्लोबल, अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो उनकी जो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है एज कंपेयर टू जीडीपी, तो वो आती है 8%, जबकि अगर हम इंडिया की देखें तो वो आती है 14 to 18%, ठीक है। तो हमने जो है अपनी जो नेशनल लॉ पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, उसमें हमने जो अपना टारगेट रखा है, वो हमने टारगेट रखा है कि ये जो हमारी 14 to 18% जो हमारा लॉजिस्टिक टू जीडीपी रेशियो जो आ रही है, उसको हमने 2030 तक आते आते हाफ कर देना है, ठीक है। तो मान लो अगर 18% तो है तो उसको 9% तक कर देना है, ठीक है। 14% है तो 7% कर देना है, ठीक है। मतलब टेक्निकली देखा जाए 7 से 9% के बीच बीच में हमने जो है अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इतनी तक ले आनी है, जो कि अभी करंटली चल रही है 14 to 18%। उसके अलावा इसमें जो है लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 16% जो है, 16% ऑफ जीडीपी लॉसेस जो है वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है। लॉसेस किस तरीके से हो जाते हैं, मान लो कोई भी चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, अब हर चीज एक जैसी नहीं होती। मान लो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक है, तो वो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा से ज्यादा खतरा ये आ सकता है कि कहीं वो रास्ते में ब्रेक ना हो जाए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, जैसे आपका फूड हो गया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। मान लो टमाटर ही लेके चलते हैं, ठीक है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 1 से 2 दिन होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 से 2 दिन से ज्यादा लग जाएगा तो वो जो आपके जो टमाटर होंगे वो खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लॉसेज हो जाते हैं वो भी हमारे 16% तक लॉसेज जो है वो भी हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन ये जो लॉसेज हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो आपकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, ठीक है। स्टोरेज भी हमने कवर किया था कि किस में आती है, लॉजिस्टिक्स में ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं एनएलपी। Being the NLP पॉलिसी 2022 ही हम डिस्कस कर रहे हैं। Being the 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अब क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड की, ठीक है। पहले 6th लार्जेस्ट हुआ करता था, 5th पे हुआ करता था आपका यूनाइटेड किंगडम। अब हम जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के हम यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गए हैं और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की वो बन चुकी है। इंडिया एम्स टू बी अमंग द टॉप 10 ऑफ द एलपीआई, ठीक है। इंडिया जो है टॉप 10 में आना चाहता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। अभी करंटली 2018 में जो आया था उसमें इंडिया का जो रैंक था वो 44 था, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अभी ये देखो, ये देख सकते हो। क्रिएटिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू इनेबल एन एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत हम क्या करेंगे, डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उसको क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो है आपका जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। अब इसमें जो है आपके जो की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, उसमें है डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। डिजिटल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी जो पूरी चीजें हैं उनको ऑनलाइन करना है, ठीक है, ताकि जो है आप अच्छे से अपने जो लॉजिस्टिक हो उसको जो है आप ट्रैक कर सको, आपको पता हो कि आपका जो पार्सल है वो कहां तक पहुंच चुका है। देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसको लेके आना है। ये किस चीज के लिए एम करता है, इट एम्स टू कोलैप्स ऑल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिजिटल सर्विसेज इनटू सिंगल पोर्टल, ठीक है। जो सारी जो लॉजिस्टिक जो है सर्विसेज है और जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको डिजिटली एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, ठीक है। सारी लॉजिस्टिक्स मतलब कि आपका जो स्टोरिंग यूनिट है उसके बारे में आपको जो एक ही पोर्टल पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो आपने कहीं एक जगह से सामान उठाना है, ठीक है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका स्टोरिंग यूनिट है उसमें ये पर्टिकुलर चीज इतने दिन से पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो वहां पे पड़ी पड़ी भी खराब हो सकती है, ठीक है। अब मान लो उसकी लाइफ थी 5 दिन की, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको ट्रांसपोर्ट करने में उसको 1 दिन लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे 3 दिन हो जाएंगे ना, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका 3 दिन इधर ही स्टोरेज यूनिट पे पड़े पड़े हो चुके हैं। तो आप एज कंपेयर टू जो ये जिसको 2 दिन हुए हैं, तो एज कंपेयर टू 2 दिन वाली चीज आप 3 दिन वाली चीज को पहले ट्रांसपोर्ट कर दोगे, ताकि वो जो है, क्योंकि वो पेरिशेबल थी तो वो जल्दी खराब ना हो जाए या स्टोरेज यूनिट में पड़ी पड़ी खराब ना हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो,
एक ही आप जो एक ही पोर्टल है वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसको जो है पहले ट्रांसपोर्ट करवा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी जो कॉस्ट आएगी, वेस्टेज कॉस्ट जो है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और सारा डेटा जो है एक ही जगह पे होगा, तो आपको भी आसानी होगी, मतलब सरकार को भी आसानी होगी। Then ease of logistic services, e-logs. A new digital platform will allow industry to direct take up operational issues with government agencies for speedy resolution. अब जैसे कुछ चीजें होती है जिनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी खाने की चीज है तो उनको इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, तो कई बार चीजें इस वजह से भी डिले हो जाती है क्योंकि उनको जो है टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, तो वहां पे पड़ी पड़ी वो पेरिशेबल चीजें होती हैं, तो वहां पे पड़ी पड़ी वो खराब हो जाती हैं। अब एक ही ई-लॉग्स जो है वो लाया जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो है ऑपरेशनल इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ स्पीडी रेजोल्यूशन उनकी हो पाएगी। ठीक है, मान लो कोई भी चीज वहां पे पड़ी है तो उसको फटाफट जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा के उसको आगे जो है मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देन कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान जो है उसमें देखा जाएगा कि इट कंप्राइजिंग integrated digital logistics system, standardization of physical assets, benchmarking service standards, human resources development, capacity building, development of logistic parks. लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के इन्होंने जो भी इस पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनमें मेन बात यही है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो जो चीजें हैं उनमें डिले हो रही है। ठीक है, उस डिले को जो है वो रोकना है और हमें जो है क्या कहते हैं, जो सारे पोर्टल्स हैं उनको एक ही जगह पे लेके आना है ताकि जो है किसी भी तरीके का डिले ना हो सके और जो चीजें हैं वो टाइम पे पहुंच सके। ठीक है, उसके अलावा और जो लॉजिस्टिक रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनको एज ए एग्जांपल जो है आप यूज कर सकते थे। ठीक है, ये जो पिछले वाले ये मैंने थोड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति जो है, देन आपका ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज है, देन कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लॉजिस्टिक एक्शन प्लान है। ठीक है, देन डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये सारे आपके इसी के तहत जो है एनएलपी के तहत जो है इनको एक साथ जो है लेके आया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो पहले के आपके चल रहे थे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1993 का, देन पीएम गति शक्ति स्कीम, देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की बहुत ज्यादा से ज्यादा जो लॉजिस्टिक पार्क्स जो है उनको डेवलप करना है। देन लीड्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पेश करती है ऑल ओवर ये इंडिया की जो है जो स्टेट्स जो है उन्होंने अपने अपने जो लॉजिस्टिक पॉलिसीज जो है वो बनाई हुई हैं। तो कौन सी स्टेट जो है, अब कुछ स्टेट्स ने बनाई हुई है, कुछ स्टेट्स ने नहीं बनाई हुई। ठीक है, जिन स्टेट्स ने बनाई हुई है वो इसमें कम्पीट करती हैं और फिर उनकी जो है रैंकिंग की जाती है, वो रैंकिंग लाई जाती है लीड्स के द्वारा। ठीक है, लास्ट में इसमें जो है गुजरात जो है वो नंबर 1 पे थी। देन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि मान लो जो है आपका जो सामान जो है ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही ट्रेन पे हम कोयला भी लेके जा रहे हैं, उसी ट्रेन में हम पेरिशेबल चीजें हैं वो लेके जा रहे हैं, उसी ट्रेन में हमने एक डब्बा लगा दिया है जिसमें जो है आप ऑयल लेके जा रहे हो। ठीक है, उसी ट्रेन में आप जो है क्या कहते हैं आपके जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसी ट्रेन में आप जो आपके ग्रेन्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका जो मकसद है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मकसद जो ये है कि आप अलग अलग फ्राइट जो है, डेडिकेटेड फ्राइट जो है वो डिक्लेयर करो। मान लो कि ग्रेन के लिए एक अलग से फ्राइट जो है वो डिक्लेयर करो, तो वो जो है सिर्फ ग्रेन ही लेके जाए। ठीक है, जो आपकी पेरिशेबल आइटम्स जो है उसमें सिर्फ पेरिशेबल आइटम्स ही रखो, वो एक अलग से फ्राइट उसके लिए रखो। ठीक है, मतलब ऐसे ना करो कि इन चीजों को मिक्सअप करो। ठीक है, अब जैसे मान लो पेरिशेबल चीज होगी कोई, तो उसके लिए जो भी ट्रेन जो है आपकी एक ट्रेन जो है फिक्स की जाएगी, तो उसको जो है प्रायोरिटी पे रखो कि इसको जो है जल्दी पहुंचाना है। ठीक है, देन आपका सागरमाला प्रोजेक्ट आ गया। सागरमाला में क्या होगा कि आपके जितने भी वाटरवेज जो है उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। देन आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला में जो है आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करना है। अब देख सकते हो वे फॉरवर्ड भी आपको आपके एग्जाम जो क्वेश्चन होता है, मेंस का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको अपना वे फॉरवर्ड भी देना होता है कि किस तरीके से आप जो है चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते थे कि जो एवरेज जो स्पीड है फ्राइट ट्रेन की वो अभी तक चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो एवरेज स्पीड जो चलती है जिसपे आप जो है या मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड चलती है वो चलती है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये पिछले कई दशकों से यही स्पीड चल रही है। ठीक है, तो इसको जो है डबल करने की जरूरत है, तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से जो है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रेन के द्वारा वो एटलीस्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो कंट्री फॉर डेकेड्स द कंट्री हैड टॉक्ड अबाउट इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव इनलैंड वाटरवे फ्लाइट मूवमेंट, कि जो आपका इनलैंड वाटरवे जो है वो और ज्यादा सस्ता हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो है खर्चा जो है वो कम लगता है, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि ट्रैफिक का इतना इशू नहीं होता, तो उसको जो सेक्टर है उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। चाइना हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने अपना जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप ये एग्जाम्पल जो है आप वे फॉरवर्ड में दे सकते थे। देन आपका रोड लॉजिस्टिक है, is a totally fragmented sector। ये एक fragmented sector है where large chunk of truck owners have a small very small fleet। जो ट्रक ओनर्स जो है उनके पास जो फ्लीट है वो बहुत कम है, ठीक है। किसी के पास एक ट्रक है, किसी के पास 2 ट्रक्स हैं, तो उनको जो है थोड़ी कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा के उनको जो है जो ट्रक्स का जो एक स्मॉल फ्लीट है या थोड़े और ट्रक्स जो है उनको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। उनको कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो दिए जा सकते हैं, जिस वजह से जो है आपकी जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है एक तो वो कम होगी, ठीक है। और जो है आपका ये जो रोड लॉजिस्टिक है इसमें भी जो है आपकी डेवलपमेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग इन द की फंक्शनल एरियाज, द साइज ऑफ आवर पोर्ट्स हैव ग्रो मैनीफोल्ड। इट इज नॉट विदाउट रीजन। फॉर 10 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 टॉप पोर्ट्स आर इन चाइना, ठीक है। चाइना में जो वर्ल्ड के टॉप 20 पोर्ट्स हैं उनमें से 10 जो है वो चाइना में ही है, ठीक है। तो इंडिया को भी इस चीज में काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको आपके वे फॉरवर्ड में लिखनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको आपका आंसर लिखना था। आपको सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर ध्यान नहीं देना था, आपको स्टोरिंग है उस पर ध्यान देना था। देन लॉजिस्टिक की जो बाकी बातें मैंने आपको सारी बताई, ठीक है, उस पर ध्यान देना था। तो जो आपका जो आंसर होना चाहिए वो हमेशा होलसम आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो अपना होलसम आंसर लिखना है, ठीक है। जो जो आपकी गलतियां थी वो मैंने आपको लिख के भेज दी है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली जो वीडियो है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो आई होप जो आपको आपकी गलतियां होंगी वो समझ में आ गई होंगी। और जिन जो ये करंट अफेयर था, जो हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो पेड कोर्स वाले बच्चे नहीं है, तो वो उन्होंने भी देख लिया होगा कि आपकी जो नेशनल ये जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किस तरीके से जो आपका आंसर है वो फ्रेम आउट करना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।